तो आइए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है तनुकरण। तो तनुकरण किसे कहते हैं? जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। ठीक है, तो तनुकरण में जैसे देख लीजिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? डाइल्यूशन। इसका ये हमारा इक्वेशन बनता है C1V1 बराबर C2V2। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है पीएच स्केल। ठीक है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे तो 100% क्वेश्चन आता ही है और इस बार भी हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पीएच स्केल का पूरा नाम क्या होता है बताइए? पीएच स्केल का पूरा नाम पोटेंज हाइड्रोनियम होता है। ठीक, इस पीएच में पी जर्मन है। क्या है? जर्मन है। जर्मन पोटेंज, जिसका अर्थ शक्ति होता है। क्या होता है? शक्ति। इसका दो डिफिनेशन हमें प्राप्त होता है, तो दोनों में से आप कोई एक याद कर लीजिए जो आपको आसान लगेगा। पहला हमारा है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए जो स्केल कांच बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे पीएच स्केल के डिफिनेशंस हैं। अब हम पीएच स्केल अलग अलग होते हैं। 0 से लेकर के 14 तक पीएच स्केल होते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल होते हैं और बीच में हमारा 7 होता है, जो हमारा क्या दिखाता है? पानी को, वाटर को। ठीक है, तो अगर हम 0 से लेकर 7 तक जाएंगे तो हमारी एसिडिटी जो है कम होती जाएगी, एसिड कम होता जाएगा और बेस बढ़ता जाएगा। 7 पे न्यूट्रल हो जाएगा और 7 के ऊपर जाएंगे तो बेस हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि 0 पे सबसे ज़्यादा हमारा अम्ल होगा और 6 पे हमारा कम अम्ल हो जाएगा। 7 पे न्यूट्रल हो जाएगा जो पानी होगा, और 7 के बाद जब हम बढ़ेंगे तो हमारा बेस क्या होगा? वो बढ़ता चला जाएगा। मतलब 8 पे सबसे कम बेस होगा, क्षार होगा, और 14 पे सबसे ज़्यादा क्षार होगा। ठीक है, तो नोट में हम देखते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होती है वो सबसे अधिक होती है। किसकी? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। ठीक है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन होगा, उतना ही उसका पीएच कम होगा। ठीक है, किसी भी तटस्थ विलयन के लिए पीएच का मान 7 होगा। कितना होगा? पीएच का मान 7 होगा। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय होता है। अभी हमने बताया पिछले चार्ट में, जिस विलयन का पीएच का मान 7 से अधिक होता है वो क्या होता है? वो विलयन क्षारीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है विभिन्न विलयों के पीएच मान। ठीक है, तो पीएच मान हम देखेंगे जो अलग अलग हमारे विलयन हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1/2। ये देखिए हमारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न में आते हैं कि किसका पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो जो जितने हमने लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे पेपर्स में आते हैं। नींबू का रस का 2.2, शुद्ध जल का 7 और रक्त का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का 14 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 0। ये सब हमारे पीएच मान होते हैं। ठीक है, अब प्रबल अम्ल क्या होता है? प्रबल अम्ल के बारे में हम देखेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। मतलब कि जो ज़्यादा संख्या में H+ आयन देगा उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में HCl हो गया, H2SO4 हो गया। ठीक है, HNO3 हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, हाइड्रो आयोडाइक एसिड है, HClO4 हो गया, HClO3 हो गया। ये सब हमारे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दुर्बल अम्ल पे। कम संख्या में H+ आयन देगा तो हमारा क्या कहलाएगा? दुर्बल अम्ल कहलाता है। जैसे CH3COOH। ठीक है, और HO2C2O2H ऑक्जेलिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड हैं। ये सब हमारे क्या होंगे? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, प्रबल क्षार किसे कहते हैं? वे क्षार जिसका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है।
मतलब कि जो जल में मिलाने पर पूरी तरीके से आयनन हो जाएगा उसे हम प्रबल क्षार कहते हैं। ठीक है, जैसे NaOH, KOH ये सब क्या हैं, प्रबल क्षार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे यहाँ पे देखिए ये सब क्या हो गए, पूर्णतः आयनन हो जाते हैं, इन्हें ही प्रबल क्षार कहते हैं। ठीक है, दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, दुर्बल क्षार हम कहते हैं वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, दुर्बल क्षार कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर NaH4OH, MgOH2 ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, वर्षा के जल का जो pH मान होता है वो 5.6 से कम हो जाती है, इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब pH मान 5.6 से कम हो जाएगा तो उसे ही हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय क्या होता है, एसिडिटी ज़्यादा कब होती है, 0 पे, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4 तो अम्लीय हमारा क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। तो 5.6 से जब हमारा कम हो जाता है pH की वैल्यू, वर्षा वाले जल की pH की वैल्यू जब 5.6 से कम हो जाती है उसे ही हम कहते हैं क्या, अम्लीय वर्षा। क्या कहेंगे, अब देखिए थोड़ा अम्लीय वर्षा के बारे में अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जैसे चिमनियों से जो धुएं निकलते हैं, किससे, चिमनियों से, ये देखिए निकल रहे हैं ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहा है, SO2 एंड NO2 निकल रहा है। ये सब निकल करके हमारे कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, आसमान पे जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद ये क्या हो रहे हैं, ठंडे होने के बाद फिर NOx H2O आपस में मिल के कंडेंसेशन हो रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, तो क्या बना रहा है, नाइट्रिक एसिड, SO2 H2O के साथ मिल करके सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है। तो यहीं से क्या होगा, एसिड स्नो होगा, अम्लीय वर्षा होगा। ठीक है, यहीं से हमारा अम्लीय वर्षा होगा। और जो अम्लीय वर्षा होगा पृथ्वी पर तो अनेक प्रकार की नुकसान समय देखने को मिलते हैं, वो हम अगले टॉपिक में देखते हैं। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा से क्या क्या कुप्रभाव होते हैं, नुकसान होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं, वो देखेंगे। ठीक, अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के pH का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। मतलब कि जब नदियों में अम्लीय वर्षा गिरेगा, इससे नदी में प्रवाहित pH का मान कम हो जाता है और नदी का पानी अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, अब अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर का बना ताजमहल काला पड़ने लगा है। क्योंकि कैसे काला पड़ने लगा है, कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा में उपस्थित अम्ल से क्रिया कर लेता है। संगमरमर में हमारा क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, वो अम्लीय के साथ अभिक्रिया कर लेता है और इसी कारण से ताजमहल देख रहे हैं धीरे धीरे काला होता चला जा रहा है। ठीक, अगला हम देखेंगे दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है, इसको हम देखेंगे। हमारे शरीर का pH जो होता है रेंज, जिसको परास बोलते हैं हिंदी में, 7.0 से 7.8 के बीच कार्यशील रहता है। ठीक है, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल का pH मान जो है 5.6 से कम हो जाने पर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, पौधों को एक विशिष्ट, ये पहला हो गया, ये दूसरा, पौधों को एक विशिष्ट pH मान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, हमारा उदर HCl उत्पन्न करता है। उदर का मतलब क्या होगा, लीवर, क्या, लीवर। ठीक है, हमारा लीवर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है। यह अम्ल हमारे उदर को हानि पहुंचाए बिना हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। अपचन होने पर हमारे उदर में अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न होता है, जिससे पेट दर्द व जलन का अनुभव होता है। जब हमारे पेट में दर्द होने लगे या जलन होने लगता है, इसका मतलब क्या हो गया कि HCl जो है हमारे पेट में ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है। इससे मुक्त होने हेतु हमें एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। तो हम इससे छुटकारा पाने के लिए, जो हमारे पेट में जलन हो रही है उसे छुटकारा पाने के लिए हम एंटासिड का यूज करेंगे और हमारा जलन खत्म हो जाएगा। एंटासिड क्या है, ये एक प्रकार का क्षार है। ठीक है, अब मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल संक्षारित होने लगता है। ठीक है, मधुमक्खी के, नेक्स्ट क्या है, मधुमक्खी का डंक मेथनॉइक अम्ल छोड़ता है। ठीक है,
डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। ठीक है, जैसे मधुमक्खी काट लेती है तो वहाँ पे फूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मेथनॉइक अम्ल होता है। लेकिन उससे बचने के लिए जहाँ पे हमें काटा रहता है वहाँ बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक लगाएंगे तो हमको वहाँ पे क्या मिलता है? आराम मिलता है, मधुमक्खी के डंक से आराम मिलता है। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कुछ प्राकृतिक अम्ल। कुछ प्राकृतिक अम्ल अम्ल जैसे सिरका। सिरका में कौन सी एसिड पाई जाती है? एसिटिक एसिड। दही में लैक्टिक एसिड, संतरा में सिट्रिक एसिड। ये सब पेपर में पूछे जाते हैं हमारे। ठीक है, जैसे एमसीक्यू फॉर्म में आ जाते हैं, जो क्वेश्चन बहुविकल्पी उसमें पूछे जाते हैं ऑप्शन वाले में। नींबू में साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, चींटी का डंक में मेथनॉइक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, नेंटल का डंक में मेथनॉइक अम्ल। ठीक है। साधारण नमक से बनने वाले क्या क्या पदार्थ हैं, हम इनके बारे में देखेंगे। यहाँ से तो 100% पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और हर साल आता है, तो इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। पूछता है पेपर में कि कॉस्टिक सोडा का और क्या नाम है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, या पूछ लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का और क्या नाम है, तो कॉस्टिक सोडा। ठीक। इसका रासायनिक सूत्र भी पूछ लेता है, जो रासायनिक सूत्र हमारा NaOH होता है। ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। ये भी पूछता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, तो सोडियम क्लोराइड में जब हम जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करेंगे तो उससे वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। और इस प्रक्रिया को, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेंगे, जैसे उदाहरण 2NaCl को जो हम अभिक्रिया कराते हैं 2H2O के साथ, तो हमारा क्या बनता है? 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस। ठीक है, ये हमारा बन के आता है। यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अब इसका हम उपयोग देखेंगे क्या क्या होता है। क्या क्या उपयोग होगा? बॉक्साइट के धातुकर्म में उपयोग होता है, पहला। दूसरा हमारा पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है। तीसरा हमारा प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चौथा हमारा साबुन बनाने में, कागज़ बनाने में, सिल्क बनाने में, इन सब के उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा विरंजन चूर्ण आ जाता है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। विरंजन चूर्ण, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। इसे हम शुष्क बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बुझा हुआ चूना। वह क्लोरीन की अभिक्रिया से विरंजन चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। इसको हम बनाते कैसे विरंजन चूर्ण को? शुष्क बुझा हुआ चूना व क्लोरीन की क्रिया से, जब हम इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो विरंजन चूर्ण हमें प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे CaOH2, CaOH का वोल्टॉइस प्लस Cl2, इन दोनों को जो हम क्रिया कराएंगे तो CaOCl2 हमारा बनेगा और H2O मतलब पानी, वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये पूछता है कि विरंजन चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, या पूछ लेगा विरंजन चूर्ण का सूत्र बताओ, रासायनिक सूत्र, या ठीक है, या तो हमको ये इक्वेशन दे देगा और पूछेगा बताओ ये किस चीज़ का इक्वेशन है। ठीक। तो इसका जैसे यहाँ पे देख लीजिए, विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र Ca, फिर ब्रैकेट में Clo का वोल्टॉइस। ठीक है, इसका उपयोग हम देखेंगे, इसका क्या क्या उपयोग होता है। पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त व रोगाणु मुक्त करने के लिए। ठीक है, कैसे? पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त या रोगाणु युक्त करने के लिए, जैसे जो हमारा पानी आता है सप्लाई वाला, जो शहरों में सप्लाई किया जाता है, उसमें भी हमको यही डाला जाता है। ठीक है, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, कागज़ उद्योग में विरंजन के रूप में। ठीक है, तो ये सब हमारे विरंजन चूर्ण का प्रयोग है। ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं बेकिंग सोडा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेकिंग सोडा। ठीक, तो बेकिंग सोडा, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। पेपर में पूछता है खाने का सोडा का और क्या नाम होता है, तो बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक सूत्र पूछ लेता है NaSCO3
और इसका रासायनिक नाम भी पूछ लेता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। अब कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। पूछता है इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। जैसे NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, इन सबको मिलाते हैं तो हमारा NH4Cl प्लस NaSCO3 प्राप्त होता है, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है। अगले पे हम चलते हैं। उपयोग इसका क्या क्या होता है। स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, जैसे पेट की अम्लता कैसे बढ़ती है? HCl से। अग्निशामक यंत्रों में, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त सील पेय बनाने में। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। धोने का सोडा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सूत्र पूछता है डायरेक्ट। इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2O। इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2O होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर जो सोडियम, इसका हम बनाते कैसे हैं? बेकिंग सोडा को गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, उसके पुनः क्रिस्टीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर Na2CO3 प्लस 10H2O, जब इन दोनों को हम अभिक्रिया कराएंगे तो मेरा क्या बनेगा? Na2CO3.10H2O। ये हमारा प्राप्त होगा, मतलब कि धोने का सोडा। इसका प्रयोग हम देखेंगे क्या क्या होता है। इसका उपयोग होता है, जैसे देख लेंगे, इसका उपयोग कांच बनाने में, साबुन एवं कागज़ के उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ़ सफाई के लिए किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? प्रयोगशाला और अभिकर्मक के रूप में। और कहाँ किया जाता है? जल की स्थायी कठोरता को हटाने में। तो इन सब जगहों पर जो होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4.12H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, ये इसका निर्माण कैसे होता है? जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे CaSO4.12H2O। ठीक है, प्लस हाफ H2O को जो हम आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा CaSO4.2H2O का निर्माण होता है। ठीक है। इसका उपयोग देखेंगे, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। भवन का निर्माण करने में, दंत चिकित्सा में, मूर्तियाँ आदि सजावटी सामानों को बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, इन सब जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक। तो ये सब टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सारे जो टॉपिक्स हैं, जो लास्ट के टॉपिक्स हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। pH स्केल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अगर आप इस सबको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके गारंटेड हैं 85 से 95 तक आराम से आप साइंस में कवर अप कर लेंगे। ठीक है। तो पूरी सीरीज़ हम चला रहे हैं, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद। चैप्टर 3 में हम मिलते हैं। ठीक है। जल्दी वो भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।